नमस्कार, आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है और एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम यानी कि अभ्यास के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त विनीता। और आज का कार्यक्रम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट पर है, यानी कि साइकोलॉजी। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके लिए ये सब्जेक्ट न सिर्फ इंटरेस्टिंग होता है बल्कि बहुत स्कोरिंग भी होता है। तो आज इस विषय पर कुछ सवालात हैं आपके, जो हम अभी अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। और आज की हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सुरुचि भाटिया हैं, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। और उनका हम स्वागत सबसे पहले करना चाहेंगे। नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार मैम, इस कार्यक्रम में हम कुछ सवालात लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा, और इन सवालों के साथ हम हाजिर होंगे। लेकिन कार्यक्रम की जो परंपरा है उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट से। तो आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट। विषय है डिजिटल डिपेंडेंस अमंगस्ट यंगस्टर्स। युवाओं में डिजिटल निर्भरता। डिजिटल निर्भरता को इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक्स के अत्यधिक उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे किसी का दैनिक जीवन प्रभावित होता है। इसे कई अलग अलग संस्करणों में विभाजित किया जा सकता है। फोन पर निर्भरता, सोशल मीडिया पर निर्भरता और इंटरनेट की लत इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता हमारे बच्चों के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकती है, उनके संबंधों के विकास को धीमा कर सकती हैं, सहानुभूति की कमी पैदा कर सकती हैं और उनके भावनात्मक विकास में बाधा डाल सकती हैं। हमें उपकरणों को नीचे रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का आनंद लेना चाहिए। 21वीं सदी के युवा इंटरनेट पर कहीं अधिक निर्भर हो गए हैं। अध्ययन, खेलने, संवाद करने और सामाजिकीकरण के लिए कनेक्टिविटी, उनका प्रतिशत स्क्रीन समय सर्वकालिक उच्च है और होने की संभावना है। और बढ़ाओ तकनीक की लत। वास्तविक है, इसका मस्तिष्क पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना नशे की लत का। ये एक ऐसे देश में बुरी खबर है जहां 90% से अधिक किशोर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और वीडियो गेम खेलते हैं। प्रौद्योगिकी के सबसे व्यसनी रूपों में से 2। हालांकि पिछले कुछ दशकों के दौरान इंटरनेट की लत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा माना गया है, जिसे नैदानिक रूप से कई शोध अध्ययनों द्वारा रिपोर्ट किया गया था। भारत ने लगभग पिछले 8-10 वर्षों से इसका सामना किया है। आइए, एक उभरता हुआ मनोरोग विकार है जो अन्य मनोरोग सहरुग्णताओं को आमंत्रित करता है। कंप्यूटर के बाहर व्यक्तिगत संबंधों का नुकसान, कम ग्रेड या स्कूल, काम पर प्रदर्शन, व्यक्ति में सामाजिक कौशल का अभाव, उपयोग के बिना निकासी, क्रोध, तनाव, अवसाद। आइए का प्रकार जुआ खेलने से लेकर साइबर यौन व्यसन तक भिन्न हो सकता है। आइए के संकेतों में इंटरनेट गतिविधियों में व्यस्तता और अन्य गतिविधियों में रुचि की कमी शामिल है। उपचार के संबंधों में कई चिकित्सीय रणनीतियों का सुझाव दिया जाता है, जिसमें स्व लगाए गए प्रतिबंधों से लेकर सामाजिक भागीदारी में वृद्धि शामिल है। आइए की दर खतरनाक है और इसके परिणाम खतरनाक हैं। समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भविष्य के शोध को प्रभावी उपचार और आशाजनक निवारक उपायों पर ध्यान देना चाहिए। स्वागत है दोस्तों कार्यक्रम अभ्यास में। और अभी हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट सुना जो कि डिजिटल डिपेंडेंस पर था। और अब हमारे पास जो सवाल हैं जो आपने भेजे हैं उसकी एक फहरिस्त है। तो आइए सुनते हैं उन सवालों को, और उनके जवाब के साथ रहेंगी हमारे साथ जो आज के मेहमान, आज की गेस्ट डॉक्टर सुरुचि भाटिया। तो एक्सप्लेनर सेगमेंट से ही कुछ जुड़ा हुआ सा एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, और वो सवाल है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला हूं। मेरा आज का सवाल यह है कि हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बने बिना उसका लाभ उठाने में कैसे सक्षम बने। सभी श्रोतागणों का यहाँ स्वागत है, और ये बताना चाहूँगी कि आज का जो एरा है ये टेक्नोलॉजी का एरा Absolutely. है।
और इस टेक्नोलॉजी के एरा में हम टेक्नोलॉजी से दूर तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, चाहे वो हमारा कृषि विभाग हो, चाहे वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चंद्रयान की यात्रा हो, चाहे हमारे हाथ में हर वक्त यूज़ होने वाला हमारा टेलीफोन हो। ये सभी टेक्नोलॉजी के गैजेट्स जो हैं वो हम हर वक्त हर जगह यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि हम इसका जुडिशियल यूज़ कैसे करें। द थिंग इज़ कि इस वक्त हर व्यक्ति को, चाहे वो स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है या आम जनता में से भी कोई हो, तो हमें ये देखने समझने की ज़रूरत है कि हमारा गोल क्या है लाइफ का। अब उस गोल में टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी असिस्टेंस के लिए है कि वो हमारी हेल्प करे कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, और वो उसमें हमारे लिए योगदान की तरह योगदान दे, ना कि वो हमारे लिए एक ब्लॉक बन जाए। तो इस चीज़ का हमें खुद ध्यान रखना है। हम सभी जीपीएस रास्ता देखने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा वो जीपीएस जो है, अब हमें उसमें एक निर्णायक स्थल डालना पड़ता है कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के भी कुछ गोल होते हैं कि हम कहाँ अपने आप को आज से 5 साल या 10 साल बाद देखना चाहते हैं। पर अब उसके लिए जो जीपीएस है वो हमें कुछ कुछ क्षणों के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि अब आप लेफ्ट मुड़ जाइए, अब आप राइट मुड़ जाइए। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन का एक लार्जर गोल देखना है कि हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, और उसके लिए हमें अपने आज पर फोकस करना है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आज कहाँ पर हूँ, क्या मेरी व्यक्तिगत स्थिति है, क्या मेरे इंटरेस्ट हैं, क्या मेरी वैल्यूज़ हैं, क्या मेरे गोल्स हैं, क्या मेरी नॉलेज है। इन सबको मिलाते हुए मुझे उस पाथ पर आगे बढ़ना है। तो इस सोच के साथ जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में एक सहायक की तरह सिद्ध होगा। जी, और ये सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं है, हम सभी के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि मोबाइल से तो सभी हुक रहते हैं। Exactly. और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ क्षणों में आप अपने मोबाइल को उठाते हैं, चेक करते हैं। तो व्हाट इज ऑल दिस? तो ये हम गुलाम तो बन रहे हैं, लेकिन इट्स अप टू अस कि हम हाउ हम यस जी। तो अब हम अगला सवाल आपके समक्ष रखते हैं। वो सवाल है, नमस्कार, मैं अरुण देहरादून से। मेरा सवाल यह है, महामारी के बाद के लोगों ने भौतिक के बजाय आभासी जुड़ाव में आराम पाया है, इसका प्रभाव क्या है? पेंडेमिक जो था वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी जिसे हमें किसी को भी नहीं पता था कैसे डील करना है। उस वक्त टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सहायता दी, स्पेशली स्टूडेंट्स को, जो किसी का भी साल बर्बाद ना हो, इसीलिए हम सब ने उस टाइम डिजिटलाइजेशन का मैक्सिमम यूज़ किया कि हम एग्जाम्स लेने हो, चाहे हमने पढ़ना हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रॉपरली कंटिन्यूस रहा। और इवन आपने ऑफिस गोअर्स भी दे स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। दैट वाज द सिनेरियो। And being humans, we really adapt to different kind of situations. So we have adapted to this kind of scenario. And we forgetting that the physical environment is very important. मैं ऑफिस का एग्जाम्पल लेती हूँ पहले। जब आप ऑफिस में होते हैं, 2 अपने सहकर्मियों के साथ बात करते हैं तो आपको नए आइडियाज़ आते हैं, आप उनकी सोच से अवगत होते हैं। वो सोच आपको एक नई सोच क्रिएट करने पर, अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट करने में हेल्प करती है। पर जब आप एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट, जो आपकी होम हो, वर्क स्पेसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप्स हैव कम, पर वो चीज़ें जो हैं वो आपका पर्सपेक्टिव जो अपना था बस वहीं तक लिमिट कर देता है। ये एक मनोवैज्ञानिक एंगल हो गया। दूसरा एंगल है इसका फिजिकल एंगल। जब आप एक घर के ही सिनेरियो में आप तैयार नहीं हो रहे, आपको पजामा में बैठ के पढ़ रहे हो, बच्चे रजाइयों में बैठ के पढ़ रहे थे, अब उसमें क्या है कि आपने अपने आप पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। आप अपने आप को कोई ग्रूम नहीं कर रहे, तो आपको फिर से एक मनोवैज्ञानिक एंगल आ जाता है कि आपको अपने आप को देखकर भी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि जब आप तैयार होते हैं, एक चीज़ के लिए फोकस होते हैं कि आज का मेरा ये टारगेट है, मैं जाऊंगा ऑफिस या मैं स्कूल या कॉलेज जाऊंगी तो मेरे को ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, जो कि मिस हो जाता है जब हम उस एक वर्चुअल वर्ल्ड में ही रह जाते हैं और फिजिकल वर्ल्ड में इंटरैक्शन नहीं करते। तीसरी चीज जो आती है कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारी एक मूवमेंट होती है, और जितनी मूवमेंट होती है वो हमारे बॉडी के ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और वो भी चीजें जब मिसिंग हो जाती हैं, अगेन दैट फिजिकल एक्टिविटी की जो एब्सेंस है वो हमारी मनोवैज्ञानिक दशा पर भी इम्पैक्ट डालती है। हमारी कंसंट्रेशन, हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम एक ही जगह बैठकर भी पढ़ रहे हैं और हमें उतने ज्ञान का अर्जन नहीं हो पा रहा, हम उतनी डिलीवरी नहीं दे पा रहे जितना हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों
को ध्यान में रखते हुए हम यही चीज़ का हम लोग सबके साथ आग्रह करेंगे कि वो अपना फिजिकल वर्ल्ड इंटरैक्शन वापस रखें। अपनी सेफ्टी ज़रूर रखिए अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, पर आपको एक कन्फाइंड होकर ना अपनी सोच रखनी है, ना अपनी शारीरिक क्षमताओं को लिमिट करना है। जी, बहुत खूब। और हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को कुछ और बातें बता दें। हम उनको बता दें कि वो किस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 और इस नंबर पे वे हमें चाहे तो सवाल भेज सकते हैं। वो ये भी बता सकते हैं कि उन्हें किस विषय पर और जानकारी चाहिए और इस कार्यक्रम में कुछ तब्दीली अगर उन्हें चाहिए, कुछ चेंजेस, तो उसके लिए भी वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका हमें मेल भी कर सकते हैं abhyas.news@gmail.com पर। ये आपको अब तक ज़रूर आपके जहन में बैठ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। विषय है साइकोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं, और मनोविज्ञान में जो अगला सवाल हम लेने जा रहे हैं वो है। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम विपिन सिंह रावत है। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल सिसई से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत सारे छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय नकारात्मक विचारों और असफलताओं का डर का अनुभव करते हैं। हम इसे कैसे रोकें? अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम कर्मयोग की बात करते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ से हमने शुरू किया था, जो मैंने जीपीएस का उदाहरण दिया था आपको, आपका ज़िंदगी में एक लार्जर गोल है, उसको अचीव करने को आपको उसको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा और आपको एक टाइम टेबल, समय सारणी बनानी पड़ेगी कि किस टाइम पर हम क्या करें तो मैं अपने लाइफ के वो गोल्स अचीव कर सकता हूँ। अगेन, आपके इंटरेस्ट, आपकी वैल्यूज़, आपकी एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इसी में एक एक्सटेंशन आ जाता है कि मेरा जो सहपाठी है वो तो मूवी भी देखने जाता है, वो तो पार्टी भी करता है, फिर भी उसके नंबर आ जाते हैं और मैं कुछ भी नहीं करता और मेरे नंबर नहीं आ जाते। और इससे एक इंसान में एक और अपने अंदर एक भीन भावना की भावना उत्पन्न होने लग जाती है। अब उस समय पर आपको कि देखना है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि आप क्या हैं। ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे का गोल हो लाइफ का। वो मस्ती के लिए भी इंसान पेपर दे रहा हो सकता है कि बस मुझे क्लियर करना, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। पर आपका कितना इंपॉर्टेंट है वो गोल, वो आपकी क्षमता, आपके विचारों और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। बिकॉज वी आर ऑल इंडिविजुअली डिफरेंट पीपल, वी हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियलिटीज एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड टारगेट अकॉर्डिंगली। सो इस तरह से जब आप चलेंगे, आप किसी से कंपेयर मत करिए, अपने आप को अपने प्रीवियस रिजल्ट के साथ कंपेयर करें कि मैंने आज की तारीख में इतनी क्षमताओं को ऊपर अपनी प्रवीणता को पाया है, मैं इतनी प्रवीण हो गई हूँ या हो गया हूँ और मुझ में ये चीज़ों की क्षमता पहले से बेहतर है। जब आप इस तरह से अपने आप को इम्प्रोवाइज करेंगे और किसी से कंपटीशन नहीं करेंगे तो आपके अंदर कभी हीन भावना नहीं आएगी। और ये जो नेगेटिविटी आप में डेवलप करता है, इससे सवाल में ही जैसा था कि वो एग्जाम्स के दौरान बहुत ही जिटरी हो जाते हैं जी, वो बहुत पैनिक करते हैं। तो ऐसे में वो क्या करें? देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल, तो उनके लिए ये बहुत ही एप्ट सवाल है कि ऐसे में वो किस तरीके से अपने आप को गियर अप करें। सबसे पहले कि जैसे अभी कहा कि टाइम टेबल या समय सारणी बनाइए। आप कुछ वक्त अपना टाइम देखिए कि दिन के, मान लीजिए आप 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहते हैं। अब वो 7 से 8 घंटों में अगर आपने 2 या 3 घंटों का एक स्लॉट कर लिया जिसमें आपने पढ़ लिया, नाउ जस्ट गिव योर सम टाइम, डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रन अराउंड, योगा करिए या कुछ हंसी की बात करिए जिससे आपको अपने ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप हो, आपको भी अपने कि माई लाइफ इज़ वर्दी। जब आप एक ही कॉन्टिन्यूस एक ही तरह के पेंडुलम में की तरह काम करते रहते हैं तो आप उस बोर्डम और उस मोनोटनी में घुस जाते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोकता है। तो अगर आप अपने आप को एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें मेजर फोकस आपका अपने काम के लिए, आपके गोल के लिए ही होना चाहिए, बट कुछ समय बीच में आप अपने परिवारजनों से बातचीत करिए जिसमें आपको लगे कि हाउ दे आर कनेक्टेड टू यू और हाउ यू आर कनेक्टेड टू देम। वो कनेक्शन की फीलिंग है। कुछ देर के लिए योगा अभ्यास कीजिए जिसमें आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, आपके अंदर ऑक्सीजन का अच्छा प्रवाह होगा जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा और आपकी पढ़ने और समझने की क्षमता और अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप छोटे छोटे टिप्स लेकर चलते हैं, ये आपको आपके अंदर के भय को ओवरकम करने में हेल्प करता है। जो पढ़ा है, जो लिखा है, उसको दोबारा से
चेक करिए कि मैंने कहाँ क्या गलती की है। उन गलतियों को अंडरलाइन कर कर अगर आप फिर से उनको इम्प्रोवाइज करेंगे, समझेंगे कि इन गलतियों को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, तो वो भी आपके लिए एक हेल्पफुल माध्यम होगा। डॉक्टर सुरेश जी, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लगातार पढ़ाई करते हैं, तो आपने कहा योगा, उसी तरीके से एक और थेरेपी है, वो है म्यूजिक से रिलैक्सेशन। एग्जैक्टली तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी के लिए योगा बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बाग में जाकर दौड़ लगाना अच्छा हो सकता है, किसी के लिए अपने अपनों से बात करना, किसी के लिए बीच में डांस करना, किसी के लिए जैसा आपने कहा कि म्यूजिक को सुनना, संगीत सुनना। तो ये सभी डिफरेंट माध्यम है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपना माध्यम पिक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखना पड़ेगा। तो बस यही एक मोड़ है जहां पर हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का एक गाना हमारे श्रोताओं को सुनवाएं। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं। ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये गाना मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में अब तक 44 कड़ियां हो गई हैं। उसमें कम से कम 4 एपिसोड में ये गाना लोगों ने पसंद किया है और हमारे श्रोताओं को भी ये गाना बहुत पसंद है। मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। तो हम वक्त ज़ाया नहीं करते, सुनते हैं इस गाने को। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। किशोर कुमार के इस बहुत ही प्यारे मोटिवेशनल गाना, आई वुड से, बिकॉज दिस इज वन सॉन्ग व्हिच कैन रियली स्टर यू अप। और एक बच्चे को अगर आप इस गाने को सुनाते हैं, या फिर अभी जो हमारे टारगेट लिसनर्स हैं, तो वो निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए होंगे इस गाने से भी, और आपकी बातों से तो हो ही रहे हैं। तो हमारे पास कुछ एक सवाल और बाकी हैं, तो हम उन सवालों को अब ले लें। हमारे साथ हम अपने श्रोताओं को बताते हैं डॉक्टर सुरुचि भाटिया हैं, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर गर्ल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, एसोसिएट प्रोफेसर। तो मैम, ये जो अगला सवाल है वो है, हाउ कैन स्टूडेंट्स कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड एंड फोकस्ड एमिडस्ट सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। इट्स अ फैक्ट, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आज के ज़माने में है। मतलब हम फिर स्टूडेंट्स की बात अभी करेंगे, लेकिन हम सभी बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। एग्जैक्टली तो क्योंकि how हमारे to keep आसपास, yourself? यस, हाँ। सी अगेन ये पिछले सवालों से एक कनेक्टेड सवाल है, जहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आप अपनी सेल्फ को समझिए कि आप क्या हैं, आप इस जीवन से, जो आपको एक मानव जीवन मिला है, उससे क्या चाहते हैं। तो अगर आपने अपने आप को समझा, आप अपने आप को प्यार करिए। इससे बहुत इंपॉर्टेंट, हम क्या कहते हैं, हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे कहते हैं हम अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, अपने आसपास किसी को भी प्रेम करते हैं, पर सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने आप से प्रेम करिए। जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो आप समझेंगे कि मैं इस जीवन से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, तो चाहे आप धीरे धीरे ही बढ़ें,
पर आप अपने पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। आपको किसी के भी द्वारा, चाहे वो सोशल मीडिया का ज़माना कह लीजिए, चाहे वो आप वर्चुअल वर्ल्ड कह लीजिए, चाहे आप अपने सहपाठीगण पीयर प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो कह लीजिए, तो आपको जब पता है मैं क्या हूँ और मैं इस जीवन से क्या चाहती हूँ, तो आप इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये एडोलेसेंस के टाइम में कि पीयर प्रेशर में बच्चे कहते हैं कि नहीं, एक बार स्मोक करने से क्या होता है या एक बार ड्रिंक करने से। आप देखिए आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपको क्या उस चीज़ की कितनी नीड है या नहीं, वो कब समझ में आएगा, जब आप अपनी सेल्फ को समझेंगे कि क्या। और ये वो टाइम है लाइफ का जब हमें ना कहना सीखना चाहिए, कि हम इस प्रेशर में ना आए कि कोई भी काम हम किसी के कहने पे कर रहे हैं। यू वॉन्ट टू डू इट, यू फील इट इज़ राइट फॉर यू, देन यू मस्ट डू इट. But if you feel it is not right and you should not do it, then one should not do it and learn to say no to things what are not required for you. Ma'am, you were talking about the peer pressure and Yeah. this is the question that has come up now. मेरा नाम चारू गहलोत है, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम अपने संबंधों में तनाव डाले बिना साथियों की दबाव का विरोध कैसे कर सकते हैं। अभी जिस बात से हम बात कर रहे थे, हमें किसी के दबाव में नहीं आना है। हम उनसे बहुत स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं ये आपकी लाइफ है, आप उसको जिस तरीके से जीना चाहें, ये आपकी अगर आज़ादी है तो ये मेरी लाइफ है, ये जैसे मैं जीना चाहूँ ये मेरी आज़ादी है। तो अगर आपके नोशन ये बाइफर्केशन क्लियर है तो आप कभी किसी के लिए भी किसी नीड के लिए सरेंडर नहीं करेंगे। तो अगर नहीं जानेंगे तो आप, किसी ने कहा कि आप किसी के कहने पर गिरेंगे, कोई कहेगा यहाँ कुएं में गिर जाइए तो आप गिरेंगे नहीं, बहुत पुरानी एक कहावत है। जी, जी। पर क्योंकि हमें पता है कि ये मेरे लिए गलत है, तो सिमिलरली जब हमें कोई कहता है कि आप इस तरह के सेवन में इंडल्ज हो जाइए, तो हमें अपने आप को ध्यान कि इज इट मी, क्या ये मैं हूँ, क्या मैं अपने आप को इस तरह से देखती हूँ या देखता हूँ। अगर नहीं देखता तो आई शुड लर्न टू से नो राइट फ्रॉम दिस एज। हाँ, तो गेटिंग इन्फ्लुएंस लाइक Yes. दिस, तो बिना किसी लॉजिक के अगर Yes. आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बिल्कुल। तो इसका रिपरकशन तो निश्चित तौर पर बहुत आपके ही ऊपर गलत आएगा। होता है। हाँ। और ये इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल है। मैं राखी जहांगीरपुरी से बोल रही हूँ। मेरा आज का सवाल है, लोग अक्सर मानते हैं कि हमारे समाज में बहिर्मुखता को महत्व दिया जाता है और एक धारणा है कि अंतर्मुखी लोगों में सामाजिक कौशल की कमी होती है। यह एक तथ्य है या एक मिथक है? इट इज टोटली अ मिथ। ओके, बिल्कुल। हाँ। पहली बात कि हम जो इंसान थोड़ा सा भी कम बातचीत करता है हम कह देते हैं ये इंट्रोवर्ट है। हम ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे साइकोलॉजिस्ट को ही छोड़ देना चाहिए असेस करने के लिए। किसी वक्त मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं कम भी बोल सकती हूँ, किसी वक्त मेरा मूड ठीक है, मैं ज़्यादा भी बोल सकती हूँ। पर एक्सट्रोवर्जन एक पर्सनैलिटी का परमानेंट ट्रेट है। ओके, इंट्रोवर्जन भी पर्सनैलिटी का एक परमानेंट ट्रेट है। तो वो सिचुएशन बेस्ड नहीं होता। तो लोग जो आपस में बात करते हुए किसी को भी एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट बोल देते हैं तो उसके पीछे उनके पास साइंटिफिक ना नॉलेज है ना बेस है। अब दूसरी बात पर आते हैं। एक्सट्रोवर्जन बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सोशेबल हैं, और पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंट्रोवर्ट सोशेबल नहीं होते। देयर इज अ डिफरेंस हियर। एक्सट्रोवर्ट इज who's always happy around in the surrounding of the people. ओके, दे प्रेफर पीपल अराउंड देम yes, ऑल द टाइम। all the time. Okay. But introvert ऐसा नहीं है कि वो किसी social system में they feel that I'm not apt for it. Say for example, जहाँ public relation की बात आती है, extrovert people may perform better than an introvert person, but at the same time introvert people are very good in scientific understanding. Albert Einstein was an introvert person, पर क्या उन्होंने कभी, उनको किसी ने सोशल सिस्टम में नहीं देखा, क्या उन्होंने कभी इंटरैक्शन नहीं की? तो ये इस तरह की अवधारणाओं से हमें परहेज करना चाहिए। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी एक्चुअली असेस करना चाहते हैं तो यू शुड कंसल्ट अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट हु एक्चुअली हैज़ द नॉलेज ऑफ द सिस्टम, रादर देन किसी को भी हम लेबल कर दें या जजमेंटल करके। क्योंकि कहना आसान होता है, जो सुनने वाला होता है कि तुम तो ऐसे हो, किसी भी नेम कॉलिंग किसी भी फॉर्म में हो, तो वो उसकी पर्सनालिटी पे बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो चाहे, क्योंकि आज का एक ज़माना बहुत आउटवर्ड हो गया है, सो वी ऑल फील कि भाई एक्सट्रोवर्जन इज एक्सट्रो, क्योंकि उसके साथ एक्सट्रो लगा हुआ, इट इज़ आउटवर्ड एंड इट इज़ वेरी गुड, एंड इंट्रोवर्ट विच इज़ इनर सेल्फ विच इज़ नॉट गुड। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। द साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इज एब्सोल्यूट डिफरेंट एंड इट हैज़ डिफरेंट नोशंस। वी आर द so called the normal population part of the system,
we have both the potentialities to deal with things at different times in different context. देयर आर केसेस हमने भी देखा है कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं सो कॉल्ड, तो उन लोगों को ऐसे तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन जब वो अपना काम करते हैं या अपने टाइप के लोगों के बीच में होते हैं, दे टॉक लाइक एनीथिंग, टॉक एट लेंथ. तो उनको उनके बारे में तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब आप देखते हैं लोगों से इंटरेक्ट करते हुए तो वो एक्सट्रोवर्ट लगते हैं, लेकिन वंस दे आर बैक इन देयर शेल तो फिर वो चुप क्वाइट हो जाते हैं. बिल्कुल. हाँ, तो चलिए, एक बहुत ही अच्छी सी इंटरैक्टिव सेक्शन रही और आई एम श्योर हमारे लिस्टर्स ने बहुत एंजॉय किया होगा. लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट हमारा बाकी है, इसको सुनते हैं, फैक्ट फाइल. और आज का हमारा विषय है वेदास, द फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज. फैक्ट फाइल के साथ सरिता भाटिया. वेद ज्ञान का स्रोत. 4 पवित्र पुस्तकें वेदों को हिंदू दर्शन का स्रोत बनाती हैं. वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान. सही ज्ञान का स्रोत ईश्वर हैं. वेद, जिसका संस्कृत में ज्ञान के रूप में अनुवाद किया गया है, दिव्य के बारे में प्रमुख हिंदू शिक्षाओं को प्रस्तुत करने वाले भजनों का एक संग्रह है. माना जाता है कि शाश्वत सत्य वेदों को हजारों साल पहले एक मौखिक परंपरा के माध्यम से पारित किया गया था. माना जाता है कि वेद व्यास ने उन्हें लिखित रूप में संकलित किया था. वेदों की जननी गायत्री है. गायत्री मंत्र का मूर्त रूप है, जो वैदिक ग्रंथों का एक लोकप्रिय भजन है. वो सावित्री के नाम से भी जानी जाती हैं और वेद माता की उपाधि धारण करती हैं. गायत्री को अक्सर वेदों में सौर देवता सावित्री के साथ जोड़ा जाता है. वैदिक ज्ञान न केवल अतीत बल्कि भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करता है. इसने सदियों से भारत की विशाल और स्थायी धार्मिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषताओं को आकार देने में मदद की, क्योंकि सबसे पहले वेदों को धर्म सिखाने के लिए तैयार किया गया था. ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना है. इसका अर्थ है छंदों का ज्ञान. 1500 ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत में लिखे गए ऋग्वेद में 10 मंडलों या मंडलों में व्यवस्थित 1028 कविताएं हैं. ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना है. इसका अर्थ है छंदों का ज्ञान. 1500 ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत में लिखे गए ऋग्वेद में 10 मंडलों या मंडलों में व्यवस्थित 1028 कविताएं हैं. प्रत्येक मंडल में सूक्त या भजन है. ये सिद्ध हो चुका है कि आधुनिक समय की खोजें, आविष्कार, सिद्धांत और अवधारणाएं मोटे तौर पर वैदिक ज्ञान साहित्य पर आधारित हैं. कई वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक ज्ञान में गहराई से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है. आदि और अंत दोनों ऐसे ही हैं. वेदों का उद्देश्य अग्नि पूजा है. अग्नि आत्मान का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है. आत्मा जो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञेय है, यही वेदों का परम संदेश है. तो ये था हमारा आज का फैक्ट फाइल. और अब हम आज की हमारी मेहमान, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर गर्ल्स से हैं, डॉक्टर सुरुचि भाटिया. साइकोलॉजी विषय पर इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी. और मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं मैम, वो तो निश्चित तौर पर बेनिफिटेड हुए होंगे, क्योंकि इतनी सिंपल और सही बातें आपने बताई हैं कि वो जहन में रखना ज़्यादा इजी भी हो जाता है. तो ये तो एक बहुत ही, मेरे लिए भी बहुत सेंसिटाइजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा. तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम. आप यहाँ पर आए, इतना सारा आपने इतने सारे सवाल लिए और इतनी अच्छी बातें की. आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद. Pleasure is all mine and good luck to all the dear students for your upcoming exams. थैंक यू सो मच. और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि हमारा अगला विषय होगा पॉलिटिकल साइंस का, यानी राजनीति शास्त्र. और आप अपने सवाल हमें जल्द से जल्द भेज दें, हम आपके सवालों को ज़रूर शामिल करेंगे. तो इसके साथ ही हमारा वक्त होता है यहीं पर समाप्त. मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय. नमस्कार.